सब बढ़िया। हम लोग चालू करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब जरा ध्यान से सुनना। ह्यूमन फिजियोलॉजी reductionist approach to study of life forms result in the increasing use of physiochemical concept. कौन सा concept? Physiochemical concept and the techniques. Majority of these studies employed either surviving tissue model or state cell. ठीक है, इसमें और यहाँ पर कुछ खास नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अल्फोंसो कोटाई, जिन्होंने क्या बताया था, ऑर्गन ऑफ कोटाई के बारे में बताया था। कोटाई बिगिंस दी साइंटिफिक कैरियर स्टडीज टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ दी रेप्टाइल्स। ध्यान रखना, पहली चीज किसमें काम किया था इसने? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स। एंड देन टर्न अटेंशन इन द मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम। कब? मैमेलियन सिस्टम। In 1855 published the paper describing the structure located in the basilar membrane of the cochlea. Cochlea की कौन सी membrane? Basilar membrane containing hair cells that convert vibration into nerve impulse. Organ of Kotai. He died in the year of 1888. ठीक है, इसके बाद ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहां पर हम लोग चालू करते हैं। तो बेसिकली हम लोग फिजियोकेमिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। As you have read earlier, oxygen is utilized by the organisms indirectly break down simple molecule like what? Glucose, amino acid, fatty acid और कुछ और। अब ध्यान रखना तुम लोग का पहला क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज जो प्रोसीजर है वो कैसी रिएक्शन है, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन रिएक्शन है डायरेक्टली? तो तुम लोग क्या बोलोगे? इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन रिएक्शन, पहली चीज। तो दूसरा क्वेश्चन बच्ची पूछेगा कि ऑक्सीजन जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है वो डायरेक्टली करता है इनडायरेक्टली करता है? तो तुम लोग क्या बोलोगे? इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड टू डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी लाइक। अब वेरियस एक्टिविटी वॉट? जैसे पेन चला रहा हूँ अभी मैं तुमसे बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन ही बर्न करता है किसको? ग्लूकोज को, फैटी एसिड को, अमीनो एसिड को। ठीक है ना? और क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी। बोलने के लिए भी मेरे को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। जब एनर्जी लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है धुआं निकलेगा, धुआं निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, विच इज द हार्मफुल is also released during the above the catabolic reaction. It is therefore evident that oxygen has to continue provided to the cells and the CO2 produced by the cells have to release out. ऑक्सीजन ऑब्वियस सी बात है सेल को क्या चाहिए? नीड है। और जिस सेल क्या करेगी? ऑक्सीजन को लेगी, और जैसे ही ऑक्सीजन को लेगी तो प्रोड्यूस करेगी व्हाट? प्रोड्यूस्ड व्हाट? CO2। ठीक है, this process of exchange of O2 from the atmosphere and CO2 produced by the lungs, this procedure is called breathing, commonly known as what? Respiration. Place your hand on your chest. You can feel the chest moving up and down. You know that it is due to the breathing. How do breathe and respiration ऑर्गन एंड मैकेनिज्म? तो हम लोग बोलते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? ऑर्गन होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन एक और चीज, जब हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? इस दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे मछलियों के पास गिल्स होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जैसे एम्फीबियंस, जो तुम लोग को पता है वो वाटर में भी अपनी ज़िंदगी बिताते हैं और टेरेस्ट्रियल में भी अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी और ज़मीन दोनों में ज़िंदगी बिताएं, उनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म है ना, दोनों तरीके से क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। एक तो हम लोग बोल सकते हैं स्किन से भी कर सकते हैं, एक हमारे पास होते हैं लंग्स, लंग से भी करते हैं, और एक और इनके पास स्पेशल होता है बक्को फेरेंजियल। बक्को फेरेंजियल, बक्को फेरेंजियल, ये सब बात कर रहा हूं मैं फ्रॉग के बारे में।
तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे मैं एक और बात करूं, आप लोगों ने देखा होगा इंसेक्ट, तो इंसेक्ट में होता है ट्रैकियल सिस्टम, उसके थ्रू एक्सचेंज करते हैं। ऐसी में अगर मैं बात करूं अर्थवॉर्म की, तो अर्थवॉर्म जो रेस्पिरेशन करता है थ्रू दी स्किन करता है। कैसे करता है? थ्रू दी स्किन करता है। ठीक है, कैसे करता है? थ्रू दी स्किन करता है। इज इट क्लियर? कोई इशू? अब देखो यहाँ पर लिखा था सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस द अर्थ फॉर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट हैव द नेटवर्क ऑफ ट्यूब दैट इज ट्रैक्टिल सिस्टम to transport atmospheric air within the body. A special vascularized structure that is called what? Gills, that is called bronchial respiration, is most use of the aquatic arthropods. Aquatic arthropods and mollusk where the vascular wax. अब यहाँ पर देखो स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स। गिल्स कौन कौन यूज करता है? यहाँ पर क्या लिखा है? ब्रैकियल रेस्पिरेशन आर यूज बाय द मोस्ट ऑफ द aquatic arthropods, mollusk where vascularized bag lungs are when pulmonary respiration are used by the terrestrial form of the exchange of gases. Among vertebrates, the fishes use gills where amphibians, reptiles, birds, and mammals respire through the lungs. Amphibians like frogs can respire through the moist skin, cutaneous respiration also. बात समझ में आ रही है ना? पल्मोनरी रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जो हमारी नोज होती है, ओपनिंग आउट ऑफ द अवर लिप्स, इट लीड टू द नेजल चैम्बर। थ्रू द नेजल चैम्बर द नेजल चैम्बर ओपन इनटू द फेरिंग्स। अब देखो इन्होंने डायरेक्टली फेरिंग्स बोल दिए, पर डायरेक्टली नहीं आता। हमारे पास क्या होता है? देखो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद हमारे पास इंटरनल नेयर्स भी होते हैं। इंटरनल लेयर्स और अंदर और बाहर की तरफ इंटरनल लेयर्स की तरफ नीचे हमारे पास वेस्टिब्यूल होता है, और यहाँ पर हमारे पास क्या लगा रहता है बेटा? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद मैंने तुमको बताया ये वेस्टिब्यूल होते हैं। यहाँ पर सेंसिटिव एपिथेलियम होते हैं। जो एपिथेलियम करते हैं क्या है? जो हम लोग गर्म हवा लेते हैं ना बेटा, एपिथेलियम, उस एपिथेलियम के कारण जो एयर, जो हम लोग हॉट एयर रहती है, वो हॉट एयर कैसी हो जाती है? कूल डाउन हो जाती है। कूल डाउन, तो कूल डाउन करने का काम करते हैं, जो नहीं दिखा यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। फेरिंग्स। फेरिंग्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर ध्यान रखना फूड पाइप और एयर पाइप दोनों खुलते हैं। पोर्शन विच इज द कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछता है हमेशा, ये आता है। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। कहाँ पर बेटा? लैरिंग्स रीजन पे। कहाँ से? ट्रैकिया के थ्रू। ठीक है ना? अब फेरिंग्स ओपन इनटू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। ट्रैकिया के किस में खुलता है? वो लैरिंग्स। अब लैरिंग्स वो रीजन है जहां से हमारा साउंड निकलता है। अब लैरिंग्स की बात करते हैं। लैरिंग्स के यहाँ पर बाहर की तरफ जाओगे तो हमारे पास एडम्स एप्पल होता है। एडम्स एप्पल जो बाहर निकला रहता है, जो मेल में अक्सर दिखाई देता है। दूसरी चीज, लैरिंग्स में हमारे पास दो तार होते हैं, एक फॉल्स होता है और एक ट्रू होता है। ठीक है, हमारे पास पहला वाला फॉल्स होता है। फर्स्ट फॉल्स वाला करता क्या है? इसका काम सिर्फ ट्रू वाले को मॉइस्चर देने का काम होता है। ठीक है, और जो ट्रू वाला होता है यही बेसिकली क्या करता है? वाइब्रेशन करता है। और वाइब्रेशन होने के बाद क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है, जिस साउंड को हम लोग लिप्स, टंग और जॉ के थ्रू क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, अब लैरिंग्स इज द कार्टिलेजिनस बॉक्स। व्हाट? क्या ये कार्टिलेजिनस बॉक्स है? ध्यान रखना, किसका बना है? कार्टिलेजिनस बॉक्स है। विच हेल्प इन द साउंड प्रोडक्शन एंड हैंस कॉल्ड व्हाट? साउंड बॉक्स। अगर मैं ऐसी बात करूं बर्ड्स में, तो बर्ड्स जो चिड़िया होती हैं, पक्षी होते हैं, उनमें क्या होता है? सायरिंग्स होता है। क्या होता है उनमें? सायरिंग्स होता है। ड्यूरिंग स्वलोइंग, मतलब निगलने के टाइम, द ग्लॉटिस कैन कवर
बाय द थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछता है कि हमारे पास जब वो हम लोग खाना निगलते हैं तो फूड पाइप की जो ओपनिंग है, दैट फूड पाइप की जो ओपनिंग है ना, उस पर ढक्कन नहीं होता है, बट हमारे पास जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया की ओपनिंग जो होती है उसको ग्लोटिस बोलते हैं, उसके ऊपर जो कवरिंग है उस कवरिंग का नाम क्या है? तो उस कवरिंग का नाम क्या है? एपिग्लोटिस है। अब दूसरा पूछता है वो किस कार्टिलेज, किसका बना हुआ रहता है? तो क्या बोलोगे? इलास्टिक कार्टिलेज का बना रहता है। कैसा होता है? थिक या थिन? तो तुम बोलोगे थिन होता है। ठीक है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, लैरिंग्स में रोकने से बचाता है। द ट्रैकिया इज स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडेड अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। मिड थोरेसिक कैविटी, मिड थोरेसिक कैविटी मतलब बीच पीछे तक जाएगी, और जाने के बाद क्या होगी? डिवाइडेड इनटू टू लेवल्स, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से डिवाइड होगा, और राइट और लेफ्ट में क्या बनाएगी? ब्रोंकाई बनाएगी। लेफ्ट और राइट में क्या बनाएगी? ब्रोंकाई। ईच ब्रोंकाई अंडरगोस रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्सरी bronchi and the bronchiole ending up in very thin terminal bronchioles। मतलब तुम देख रहे हो, ये मान लो तुम्हारे पास ट्रैकिया, ट्रैकिया में फिर प्राइमरी होगी, सेकेंडरी, और जाओगे तो तुम्हारे पास क्या हो गई? ये सेकेंडरी टर्सरी हो गई। टर्सरी के बाद क्या बना लिया इसने? ब्रोंक्यूल बना लिया। ब्रोंक्यूल के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल बना लिया। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान सुनना। द ट्रैकिया पल्मोनरी secondary and tertiary bronchi and initiate bronchiole are surrounded supported by the incomplete cartilaginous ring। ध्यान रखना, कहाँ तक? initiated terminal bronchiole, not ending bronchiole। ठीक है ना? initiated, ध्यान रखना, initiated bronchiole are supported by incomplete cartilaginous ring। Each terminal bronchioles give rise the number of very thin and irregular walled vascularized bag like the three structure called alveoli। The branching network of bronchi, bronchiole and alveoli comprises the lungs। We have two lungs are covered by the double membrane pleural। अब यहां पर हमारे पास आता है, ये तुम्हारे पास दिख रहा है लंग्स, लंग्स कवर बाय मेम्ब्रेन, और उसको उन्होंने यहां पर लिखा ही नहीं है। ये जो मेम्ब्रेन है, इनको ये दिख रहा है प्लूरल मेम्ब्रेन। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है इसका नाम है पैराइटल, पैराइटल, और जो अंदर वाली है इसका नाम है बिसरल। आउटर और बिसरल, ध्यान रखना, आउटर और बिसरल, इन दोनों के बीच में फ्लूइड भरा हुआ है, उसका नाम क्या है? प्लूरल फ्लूइड। ये करता क्या है? रिड्यूस फ्रिक्शन, रिड्यूस्ड फ्रिक्शन। जब रिड्यूस फ्रिक्शन करेगा तो होगा क्या? होगा ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इनहेलिंग एंड exhaling the gas, inhaling and exhaling the gas, inhaling and exhaling the gas। क्या करता है? ये इजी वे प्रदान करता है, इजी रास्ता प्रदान करता है, जिसके कारण ये दोनों आपस में चिपकते नहीं है, सरफेस टेंशन लो कर देता है। ठीक है, अब ये नीचे वाला क्या है? डायफ्राम होता है। डायफ्राम एक मसल है डोम शेप की, और ये हमारे को रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या करती है? हेल्प करती है। ध्यान रखना, कब हेल्प करती है? रेस्पिरेशन के टाइम पे। जब रेस्पिरेशन होगा तो उस समय पे क्या होगा? जब इनहेलेशन करते हैं तो ये जो डोम शेप दिख रही है ये कन्वर्ट हो जाती है फ्लैट में। ठीक है, आगे चले, आगे चलो। fluid between them, it reduce the friction on the lung surface। The outer pleural membrane is close contact with the thoracic lining where the inner pleural membrane is the contact with the lung surface। तुम लोग को क्वेश्चन पूछेगा इनर वाला किसके कांटेक्ट में रहता है और आउटर वाला किसके कांटेक्ट में रहता है। ये दो स्टेटमेंट बन सकते हैं। द पार्ट स्टार्टिंग विथ द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल कॉन्स्टिट्यूट व्हाट? कंडक्टिंग पार्ट। ध्यान रखना, हमारे पास मतलब ऐसा है कि दो पार्ट हो जाएंगे, एक हो जाएगा कंडक्टिंग पार्ट और एक हो जाएगा हमारे पास व्हाट? रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट, जहां पर गैस एक्सचेंज पार्ट, जहां पर गैस का एक्सचेंज होगा
और एक वो पार्ट जहां पर क्या होगा, सिर्फ गैस ले जाई जाएगी। अभी बताऊंगा वॉल्यूम जब आएगी इसके बाद, तब बताऊंगा तुमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज। क्या बताना है? बताना ये है कि नॉस्टिल से एंटर होती है हमारी गैस, नॉस्टिल से होगी, नॉस्टिल ये बाहर वाले छेद, नॉस्टिल से जाने के बाद नेजल चैम्बर में जाएगा, नेजल चैम्बर में जाने के बाद अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो हमारे पास फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स में जाने के बाद हमारे पास क्या आएगा, लैरिंग्स, लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद क्या आएगा, ट्रैकिया, ट्रैकिया, ट्रैकिया फिर क्या, प्राइमरी ब्रोंक्यूल आएगा हमारे पास, और ब्रोंक्यूल जो ब्रोंकाई जो रहेगा, सॉरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, और टर्सरी अगेन डिवाइड होगा क्या, ब्रोंक्यूल में। ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होंगे। और ध्यान रखना कहाँ तक, इनिशियल ब्रोंक्यूल तक तुम्हारे पास यहां से यहां तक सारे के सारे क्या रहेंगे, कवर्ड बाय कार्टिलेजिनस रिंग, कवर्ड बाय व्हाट, कार्टिलेजिनस रिंग। जबकि हमारे पास जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल रहेगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल not covered by cartilaginous ring। आगे चलते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, कहां से, नॉस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिंग पार्ट होता। अब ये ध्यान रखना, यहां पर देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहां पर कोई भी गैस का आदान प्रदान होने वाला नहीं है। एक और चीज याद रखो, क्या याद रखना है, अब क्या याद रखना है, एक्सचेंज। और यहां पर हमारे पास कुछ गैस और अवेलेबल रहती है 150 ml के लगभग लगभग, उसको बोलते हैं डेड स्पेस, डेड स्पेस वॉल्यूम, ठीक है। क्या बोलते हैं, डेड स्पेस वॉल्यूम, जो तुम्हारी इसमें दी नहीं हुई है, ठीक है। चले आगे, आगे चलो। Where alveoli, there the duct from the respiratory or exchange part of the respiration through the system, that the conducting part transport the atmospheric air to the alveoli, clear the foreign particle, humidified, and also bring the air to the body temperature. Exchange part is the site of actual diffusion O2 and CO2 between the blood and atmosphere, ठीक है। The lungs are situated in the thoracic chamber, which is anatomically airtight chamber. The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, lateral by the ribs, or lateral by, or the lower by the dome-shaped diaphragm. The anatomical setup of the lungs in the thorax is the such any change in the volume of the thoracic cavity will reflect the volume of pulmonary cavity. अब जो भी वॉल्यूम लंग्स में चेंज हो रही है उनको बोलेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है। Such and the arrangement is essential for the breathing can be directly alter the pulmonary volume। कुछ भी चेंजेस हुआ सारा का सारा अब क्या करेगा, वॉल्यूम चेंज करेगा। Respiration involve the following steps: what, breathing or pulmonary ventilation via the atmospheric air drawn in, ऑक्सीजन को लेना है, ड्रॉन कहाँ, पल्मोनरी में, और CO2 को क्या करना है, रिच एल्वुलर रिलीज आउट। फिर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 बिटवीन दी अक्रॉस द एल्वुलर मेम्ब्रेन। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। फिर चौथा है हमारे पास डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। और लास्ट में क्या है कि ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाएगा, यूटिलाइज ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। सेलुलर रेस्पिरेशन एज द डील्ड इन द चैप्टर, 12 चैप्टर में जो प्लांट में तुम लोग पढ़ते हो वो देखते हो। अब वहाँ पर तुम लोग एक और चीज़ पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, वो सारी चीज़ देखते हो। मैकेनिज्म अब तुम्हारे पास दो तरीके की होती हैं, तुम लोग पता है, एक होती है इंस्पिरेशन, एक होती है एक्सपिरेशन। यू नो वेरी वेल इंस्पिरेशन मतलब क्या, ड्यूरिंग टाइम ऑफ गैस इनहेलेशन दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन, और ड्यूरिंग टाइम ऑफ इंस्पिरेशन, आफ्टर द इंस्पिरेशन वी कैन एक्सेल द गैस, दैट इज कॉल्ड एक्सलेशन। मतलब हम लोग गैस को बाहर निकालते हैं बॉडी से, दैट इज कॉल्ड एक्सलेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखना, ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 स्टेजेस, इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेयर एयर ड्रॉन इन द
air, and expiration by which the alveolar air are released out. The movement of air into and out of lung is carried out by the creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. अब देखो बेसिकली हमारे पास वो चार्ल्स का लॉ है ना, एक शायद चार्ल्स ही है, उन्हीं का जो लॉ डिपेंड करता है, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये याद अगर हो गया तो हमारा पूरा का पूरा इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन टिका हुआ है इस पे ही है, ठीक है। किस पे टिका हुआ है? इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, प्रेशर और वॉल्यूम पे। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, बिटवीन द लंग एंड एटमॉस्फेयर इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, ध्यान रखना इंस्पायरेशन कब होगा, within the lung interpulmonary pressure is less than the atmospheric pressure। अगर ध्यान रखना एटमॉस्फेरिक का प्रेशर ज़्यादा है और लंग्स का प्रेशर क्या है हमारे पास कम है, तो गैस बाहर से अंदर की ओर क्या करेगी, ग्रो करेगी। अब जैसे ही गैस बाहर से अंदर की तरफ अंदर की तरफ गई तो यहाँ पर प्रेशर पहले कम था, अब यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, तो गैस फिर अंदर से बाहर की ओर ट्रेवल करेगी। ध्यान रखना है कि यही चीज़ होना और कुछ भी नहीं होना है। अगर प्रेशर बाहर है और प्रेशर ज़्यादा बाहर है और प्रेशर अंदर कम है तो गैस बाहर से आउट टू इन की तरफ जाएगी, और जैसे ही प्रेशर अंदर बढ़ गया तो गैस जो जाएगी वो अंदर से इनसाइड से इनटू कहाँ जाएगी, आउट जाएगी, इनटू आउट। इज इट क्लियर? कहाँ जाएगी, इनटू आउट जाएगी। दैट इज क्लियर एंड आउट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देयर इज द नेगेटिव प्रेशर the lungs that respect to the atmospheric pressure. Similarly, expiration take place when the intrapulmonary pressure is higher the atmospheric pressure. अब यहाँ पर देखो दो टाइप की मसल काम करती हैं, एक तुम्हारे पास डायफ्राम मसल आएगी और एक इन दोनों के बीच में जो रिब्स होती हैं वहाँ पर काम करती है। यहाँ पर होती हैं, ध्यान रखना लिख रहा हूँ मैं, इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल। अब ये इंटरकोस्टल मसल होती है वो एक तरीके की नहीं होती है, इंटरकोस्टल मसल जो होती है वो दो तरीके की होती हैं। एक होती तुम्हारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। अब एक्सटर्नल और इंटरनल कोस्टल मसल का क्या रोल है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जरा देखना ध्यान से, देखना बता दिया मैंने तुमको। द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ द मसल, द external or internal intercostal muscle between the ribs help in the generation of the such gradient, है ना, जो प्रेशर बन रहा है उसको। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम which increases the volume of thoracic chamber of the anteroposterior, ऊपर और नीचे की तरफ, ठीक है, वहां पर बढ़ना चालू करता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट अप, ध्यान रखना यहाँ पर इंटरनल नहीं है। द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन तुम्हारे पास दो मसल काम करती हैं, एक काम करती है डायफ्राम और एक करती है एक्सटर्नल EICM इंटरकोस्टल मसल, ये दोनों काम करेंगे एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन, ठीक है, ठीक है, ये काम करेगी और कुछ भी काम करने वाला नहीं है। अब इसके बाद the sternum causing an increase in the volume, the thoracic chamber in the dorsoventral axis, the overall increase in the thoracic volume causing a similar increase in the pulmonary volume. An increase in the pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure, ठीक है ना, obvious सी बात है, वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। which forces the air from outside to move into the lungs. Inspiration, example, inspiration, the relaxation of the diaphragm and the intercostal muscle अब देखो at the time of कब, expiration, तो expiration के समय पे क्या होगा, intercostal muscle return the diaphragm, मतलब कौन सी, एक्सटर्नल वाली, ठीक है ना, and the sternum they are the normal position and reduce the thoracic volume and thereby the pulmonary volume. This leads to the increase in the pulmonary volume pressure slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of from the air. That is called expiration. We have ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscle in the abdomen
ठीक है ना, ओपेक मसल बोलते हैं। ऑन एन एवरेज हेल्दी human can breathe the 12 to 16 time minute. The volume of air can involve the breathing movement can be estimated by the using spirometer. स्पायरोमीटर क्या करता है, असिस्ट करता है किसको, वॉल्यूम्स को, ठीक है, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। अब हमारे पास रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज है। कुछ नहीं याद रखना है हमको, वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी याद, तो नीचे लिख दो टाइम और ऊपर लिख दो वॉल्यूम, और वॉल्यूम जितनी भी रहेगी वो रहेगी लीटर में, ठीक है। मान लो स्टार्टिंग में किसी पर्सन के पास जीरो गैस, वैसे कभी होता नहीं है पर जीरो गैस है, ठीक है, और मिडिल में जाओगे तो मिडिल में एक पर्सन नॉर्मल लंग्स में ऑलवेज जो गैस रहती है वो 2.2 लीटर रहती ही रहती है। अब इसमें लिखा नहीं है, वो मैं डिटेल बता नहीं रहा हूँ उतना। अब जरा ध्यान से सुनना, कोई पर्सन है, जैसे अभी तुम बैठे हो तो आप क्या कर रहे हो, नॉर्मल सांस ले रहे हो और नॉर्मल सांस छोड़ रहे हो। जब आपने नॉर्मल सांस ली तो आपने 0.5 लीटर क्या करी, गैस को लिया, मतलब 500 ml गैस ली, और आपने फिर छोड़ा तो कितना छोड़ा, 0.5 लीटर छोड़ा। इसी को हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम और नॉर्मल ब्रीथिंग। एक पर्सन 1 मिनट में 12 से 16 बार क्या करता है, नॉर्मल सांस लेता है। और जब 12 से 16 बार नॉर्मल सांस लेगा तो अगर मैं बात करूं 12 इंटू 5 50 500, तो ये हमारे पास जो निकलता है वो अप्रोक्स आता है 6000। और मैं अगर ऐसी बात करूं, कोई पर्सन जो 16 टाइम ले रहा है, वो डिपेंड करता है कि किसकी कैपेसिटी कितनी है, और मैं इसको इंटू करूं तो हमको निकलता है 8000। तो कोई भी पर्सन है जो बेसिकली 6 से 8000, यहाँ पर लिखा है 6 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट क्या करता है, इनहेल और एक्सपायर करता है, ठीक है। अब हमने नॉर्मल सांस ली, नॉर्मल सांस छोड़ी, और नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जबरदस्ती सांस छोड़ दी। आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हमने क्या कर दिया, जबरदस्त फोर्सफुली, वी कैन एक्सपायर फोर्सफुली, हमने फोर्सफुली गैस को बाहर निकाला, तो वो निकाली हमने ईआरबी, और जो ईआरबी होती है वो हमारे पास वो कितनी होती है, 1000 से 1100। और उसके बाद भी हमारे लंग्स में कुछ गैस बची हुई होती है, उसको बोलते हैं आरबी, रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ईआरबी को, इस टीवी को, ठीक है, हम लोग चेक कर सकते हैं बाय दी स्पायरोमीटर। पर ध्यान रखना, जो आरबी होती है, इस आरबी को हम लोग कभी भी चेक नहीं कर सकते, वी कांट चेक बाय दी स्पायरोमीटर, ठीक है। अब तुमने क्या लिया बेटा, नॉर्मल सांस ली थी और नॉर्मल सांस छोड़ी थी। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद तुमने और जबरदस्ती सांस छोड़ी, तो पहले नॉर्मल सांस कितनी ली थी, 500, नॉर्मल सांस कितनी छोड़ी, 500, है ना। तो जो 500 ले रहे हो और छोड़ रहे हो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम। पर हमने जबरदस्ती छोड़ दी, उसका नाम क्या लिखा हमने, ईआरबी। कितनी छोड़ी हमने, 1000 से 1100, 1000 से 1100, राइट। और इसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग है, रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, जो तुम्हारे पास बचती कितनी है, 1100 से 1200, ये तुम्हारे पास आरबी हो गई। अब ऐसे ही अगर हम लोग थोड़ा सा और ऊपर जाएं, हमने नॉर्मल सांस ली, नॉर्मल सांस लेने के बाद हमने और जबरदस्ती सांस ली, इसको हमने बोला आईआरबी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम। और ये रेसिडुअल वॉल्यूम लगभग कितनी कितनी लेते हैं, 2.2 to 2.3 लीटर। अप्रॉक्स तुम्हारी बुक में लिखा होगा 2200 से 2300 ml, इसमें तो नहीं लिखा, 2.5 to 3 लीटर, ठीक है, ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2.5 2500 मतलब 2.5 लीटर टू 3 लीटर,
ये 2500 ml टू 300 लीटर, 300 लीटर नहीं, 3 लीटर, 2500 ml टू 3000 ml। ओके, ये तुम्हारे पास IRB। ठीक है, अब यहाँ पर जरा ध्यान सुनो। तुमने नॉर्मल सांस ली, नॉर्मल सांस छोड़ी, तुमने जबरदस्ती सांस छोड़ी, तुमने नॉर्मल सांस ली, तुमने जबरदस्ती सांस ली। जब नॉर्मल सांस ली तो तुमने बोला इसको टीबी, जब तुमने जबरदस्ती सांस ली तुमने बोला ERB, जबरदस्ती सांस छोड़ी उसको बोला ERB, और उसके बाद कुछ बची उसको हमने बोला क्या, RB। फिर नॉर्मल सांस तुमने ली, ठीक है, और नॉर्मल सांस छोड़ी उसको उन्होंने बोला टीबी, ठीक है, बट तुमने जबरदस्ती सांस ली उसको तुमने बोला IRB। कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास आती है सारी की सारी व्हाट, वॉल्यूम्स। अगर मैं बात करूं कैपेसिटीज की, किसकी बात करूं मैं, कैपेसिटीज की, तो कैपेसिटीज क्या याद रखना है, क्या याद रखना, नॉर्मल सांस लेने के, नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद तुमने फोर्सफुली जितनी भी गैस ली, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। एक बार नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद और जितनी ही फोर्सफुली तुम गैस ले रहे हो, दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। अब तुम लोगों ने कितनी छोड़ी, 500 छोड़ी थी हमने टाइडल वॉल्यूम में, हमने छोड़ दी, एक्सपायर कर दी, पर हमने ली कितनी ली, कौन सी ली हमने, एक हमने ली टीबी और एक उसमें हम लोग जोड़ेंगे IRB, तो दोनों मिलके बना देंगे EC। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ही आफ्टर हमने नॉर्मल इसको सारा छोड़ दिया, छोड़ने के बाद हमने एक्सपायरेशन किया, एक्सपायरेशन किया, और एक्सपायरेशन करने के बाद हमने फिर से गैस ली, इसको हमने बोला क्या, IC। पर क्या किया हमने, गैस छोड़ी, गैस छोड़ी, फिर गैस ली, गैस छोड़ी और फिर गैस ली। और जब हमने क्या किया, एक पर्सन नॉर्मल क्या करता है, सांस लेता है, और नॉर्मल सांस लेने के बाद हमने फोर्सफुली जितनी सांस ली पूरी निकाल दी, उसको हमने बोला EC। द टोटल वॉल्यूम ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, दैट इज कॉल्ड EC। ठीक है, दिस इंक्लूड व्हाट, TB प्लस ERB। TB कितनी थी आपकी 500, ERB कितनी थी 1000 से 1100, टोटल कितना रहेगा 1500 1600। अब हमारे पास फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC, अ वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल बी रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन के बाद हमारे पास कितनी गैस बचती है, हम लोग जानते हैं, फोर्सफुली कितनी निकाल रहे थे हम लोग ERB, और बच कितनी रही थी RB। तो यहाँ पर 1000 1100 से हम लोग 1100 से क्या कर रहे थे, 1200 को हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो लगभग लगभग मैंने जो तुमको बताया 2.2 लीटर टू 2.3 लीटर गैस तुम्हारे पास रिमेन्स रहेगी ही रहेगी। ठीक है, विटाइल कैपेसिटी क्या होती है, अब मैक्सिमम इंस्पिरेशन और मैक्सिमम एक्सपिरेशन। मैक्सिमम इंस्पिरेशन कितनी है तुम्हारे पास, अगर मैं बात करूं तो वो कितनी है तुम्हारे पास, TB है, नॉर्मल थी, और यहां पर हमारे पास कितना था, TB प्लस IRB, इन दोनों को मिला देंगे यहाँ पर, और हमारे पास फिर क्या होगा, TB प्लस ERB, ये तीनों मिलके बनाएंगे क्या, VC, विटाइल कैपेसिटी। जितनी लेंगे जितनी छोड़ेंगे, ERB और TB और IRB मैक्सिमम पर वॉल्यूम के पर्सन कैन ब्रीथ आउट अनफोर्स इंस्पायरेशन। ठीक है, बस टोटल लंग कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी, द टोटल लंग ऑफ एयर अकोमोडेड इन द लंग्स एंड ऑफ द फोर्स्ड इंस्पायरेशन, the total volume of air accommodated in the lungs at the end of forced inspiration के बाद जितनी lungs बचती है, this include RB, ERB, TB, RB, ERB, TB और IRB।
ठीक है। अगर इसको और हम लोग बताएं तो विटाइल कैपेसिटी वीसी और आरवी रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, इन दोनों को बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। डन बेटा। हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या देखा था, इनहेलेशन देखा था, फिर एक्सहेलेशन देखा था। अब इनहेलेशन के बाद हमारे पास जो गैस आ रही थी वो कहाँ, एल्वुलाई में आ रही थी। एल्वुलाई में आने के बाद हमारे पास क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, वो भी किसके से, ब्लड कैपिलरी और एल्वुलाई के बीच में। ये एल्वुलाई और ये ब्लड कैपिलरी, इसके बीच में हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। पर हमारे पास होती है 3 मेम्ब्रेन, एक ब्लड कैपिलरी की, एक उनके बीच की, और एक एल्वुलाई की। तो एल्वुलाई की एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तुम्हारे पास ब्लड कैपिलरी की एपिथेलियम। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो नॉन सेलुलर होती है। अब ध्यान रख, चलो देखते हूँ। एल्वुलाई आर प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ध्यान रखना एक चीज़ की, मेन साइट है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, वो कौन सी है, एल्वुलाई। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। किस किस के बीच में होगा बेटा, ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होगा। दूसरी चीज पहले देखो, पहला एक्सचेंज तुम्हारे पास कहाँ है, एल्वुलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में, दूसरा ब्लड कैपिलरीज के बीच में, और तुम्हारे पास जिस सेल के बीच में जाना उसके बीच में होगा। तो इनको हम लोग बोलेंगे ब्लड कैपिलरीज और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज, ठीक है। साइड बाय डिफ्यूजन में अब यहाँ पर नहीं, द ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दी साइड बाय द सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पर कौन सा डिफ्यूजन होगा, एक क्वेश्चन ये बनेगा। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। रिमेंबर वन थिंग। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, जो हमारे पास क्या होती है, जो थिकनेस होती है, थिकनेस इफेक्ट करती है किसी भी चीज को डिफ्यूजन करने के लिए। तो डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। किस पे बेस्ड रहता है, प्रेशर और कंसंट्रेशन बेस्ड हो रहता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एज वेल एज द थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन ऑल्सो सम इम्पोर्टेंट फैक्टर कैन बी अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। मैंने तुमको बोला pressure contributed by the individual gas in a mixture of gases is called partial pressure। मतलब हमारे पास एनवायरनमेंट में कितनी भी गैस हो, हर एक गैस का अपना अपना खुद का क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है। इज रिप्रेजेंट बाय PO2 या PCO2, ठीक है ना, ठीक है। और PO2 दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और PCO2 दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन द एटमॉस्फेरिक एयर, द टू साइट ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन द टेबल, है ना। देखो ये लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूं रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन की और CO2 की, एटमॉस्फेयर में बात करूं तो 159 किसकी है, ऑक्सीजन की। CO2 कितनी है, 0.3%। एल्वुलाई में बात करोगे कितना है, 104। और अगर मैं बात करूं CO2 की बात करूं तो कितना है, 40, है ना। ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड की बात करूं तो कितना है, 40, ठीक है, किसका, O2 का। और डीऑक्सीजनेटेड में CO2 कितना है, नंबर 45। और ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 मैक्सिमम ऑक्सीजन का है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, 40 है। और टिश्यू में कितना है, 40 है ऑक्सीजन का, और 45 है कितना, टिश्यू का। अगर मैं इसको एक बात बताऊं, इसको मैं दो हिस्सों में बांट दूं यहाँ से, तो तुमको क्लियरली हो जाएगा। यहाँ से 159 दिखेगा, यहाँ से 95 दिखेगा, ठीक है, यहाँ भी 95 दिखेगा, और यहाँ पर 40 दिखेगा। कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। टिश्यू में देखना। और यहाँ जब इसके अपोजिट जाओगे तो क्या दिखेगा तुमको, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना दिखेगा, 40। यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना दिखेगा, 40। यहाँ पर भी कितना दिखेगा, 40, ठीक है। बस CO2 कितना दिखेगा, 45, 45, 45। कोई इशू, अरे बोलो, सॉरी, 40, कोई दिक्कत है ना। ये देखो, ब्लड डीऑक्सीजन कितना, 45, टिश्यू में कितना है, 45, एल्वुलाई में बस 40 है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये जो राइट वाला हिस्सा है, ये वाला पल्मोनरी वेन और सिस्टमेटिक आर्टरी वाला दिख रहा है। लेफ्ट वाला पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टमेटिक वेन वाला दिख रहा है, ठीक है ना। सिस्टमेटिक वेन में मैक्सिमम जो ऑक्सीजन का
प्रेशर है वो कितना है 45 mmHg है, और CO2 कितना है 45 mmHg है। एक का ऑक्सीजन का 40 है और CO2 का 45 है। एंड देन तुम लोग देखोगे आर्टरी में तो 95 किसका है, ऑक्सीजन का है, और CO2 कितना है 40 है। टिश्यू की बात करोगे तो टिश्यू में ऑक्सीजन कितना होना चाहिए 40, और CO2 कितना होना चाहिए 45 होना चाहिए। ठीक है। A gradient is a present of a CO2 is opposite direction from tissue blood or blood to alveoli as the solubility of CO2 is कितनी है तुम्हारे पास बेटा 20 to 25 more 20 to 25 more than time higher than the O2. The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane for unit differences in a partial pressure is more higher compared to the O2. The diffusion membrane is made up of three major layers, namely the thin squamous epithelium of alveoli, the endothelium of alveoli capillary and the basement membrane। तुमको बता चुका हूँ 3 लेयर होती है। एक ये लेयर दिख रही होगी, एक ये बीच में येलो वाली दिख रही होगी, और एक ये वाली लेयर दिख रही होगी। 3 लेयर, और इन तीनों की लेस देन अ मिलीमीटर देखिए यहाँ पर लिखा होगा, इसकी थिकनेस कितनी होती है वो लिखना जरूरी है। The endothelium capillary with basement membrane, the composed of thin basement membrane supporting the squamous epithelium, basement membrane supporting the single layer endothelium in between them। ठीक है। Its total thickness is the less than a millimeter। लिख मिल गया ना, less than a millimeter। 1 मिलीमीटर से भी क्या होती है, कम होती है, 20 माइक्रोन रहना ऐसा कुछ रहता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देयर आर ऑल द फैक्टर इन अवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ द O2 और फ्रॉम द एल्वुलाई टू टिश्यू दैट ऑफ CO2 फ्रॉम द टिश्यू टू एल्वुलाई। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कितनी है हमारे पास, 2 ही है। एक है तुम्हारे पास CO2 और एक है तुम्हारे पास ऑक्सीजन। एक और हम लोग बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की। ठीक है, चलो बात करते हैं। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी टेंडेंसी जो है ना इन दोनों से ज़्यादा होती है। ध्यान रखना, इसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है, फिर CO2 की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि O2 की टेंडेंसी कम, CO2 की ज़्यादा, और फिर O2 और CO की और ज़्यादा होती है। सबसे कम रहती है कितनी, O2 की रहती है। ध्यान रखना। चलो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में बात करते हैं। ब्लड इज मीडियम ऑफ द ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। हमारे पास एक और गैस कौन सी थी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अबाउट 90% ऑफ CO2 O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय द RBC। कितने परसेंट, 97%। 3% किस कैरिड बाय डिजोल्व इन द थ्रू द प्लाज्मा। 3% किसके द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा। ठीक है। नियरली अगर CO2 की बात करूँ तो 25% CO2 जो होती है वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है, RBC। वेयर 70% कौन ट्रांसपोर्ट करेगा बेटा, बाय कार्बोनेट। और बचा 7%, तो 7% कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, थ्रू दी प्लाज्मा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रख लेना। ओके, 7% प्लाज्मा, 70% बाय कार्बोनेट के फॉर्म में, और 25% RBC के साथ जाती है। कौन, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करोगे तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाला कौन होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ध्यान रखना 2 अल्फा और 2 अल्फा और 2 बीटा यूनिट होती है। अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, तो दो सब यूनिट होती है। 4 सब यूनिट से मिलकर हमारे पास एक हीमोग्लोबिन बनता है। बीच में हमारे पास आयरन रहता है, यहाँ पर सारों में ये लगी रहती है। ठीक है, अब ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर पिगमेंट, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। ध्यान रखना, प्रेजेंट इन द RBC। O2 कैन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल या रिवर्सिबल मैनर। ठीक है ना, एक बार बाइंड करती है फिर छोड़ती है। अब जैसे ही बाइंड करेगी तो क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। पहला क्वेश्चन, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा क्वेश्चन, कितने मॉलिक्यूल, 4। The binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to partial pressure of oxygen। पहले क्या होता है, जो टाउ होता है किसका, ऑक्सीजन का। अगर मान लो ऑक्सीजन के साथ 4, K4 K3 है ना, K2 और K1 है, ये हमारे पास टेंडेंसी है टाउ जिसको बोलते हैं बेसिकली। तो पहले यहाँ से CO2 बाइंडेड है, CO2 बाइंडेड है। बस ध्यान रखना, ये जब यहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल हो, यहाँ पर CO2, तो CO2 पहले बाइंड करेगी ना कि ऑक्सीजन। दूसरी चीज, अब
ऑक्सीजन को इसके साथ बाइंड करना है ना, तो पहले हमको इसको रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव करने के लिए हमको कुछ फैक्टर चाहिए कि ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, है ना, पीएच का डिफरेंशिएशन होता है वो ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो ऐसा होता कि पहले बाइंड नहीं करता, जब बाइंड कर जाता है तो पहले से बाइंड करेगा तो इसकी टेंडेंसी तो इसके साथ, और तो ये और आसानी से, तो फिर ये और फिर ये और आसानी से बाइंड कर जाता है, ऐसे होता है तुम्हारे पास, ठीक है। अब the partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration and the temperature are other factor are which can interfere with the binding। मैंने तुमको बताया अभी, मैंने ये फैक्टर्स बताए, और फैक्टर कौन कौन से, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर एंड अदर फैक्टर। एक और तुम्हारे पास जो फैक्टर होता है वो BPG होता है, बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हमको कौन सा कर्व मिलता है, सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन व्हेन द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2 के साथ हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, तो उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना, जैसे तुम लोग देखते हो ना बायोलॉजिकल BOD देखते हो, वैसे ही तुम्हारे पास क्या होता है, यहाँ पर भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन कर्व मिलता है, डिसोसिएशन कर्व बनता है, देखना यहाँ पर कर्व बनता है, ठीक है। तो this curve is called oxygen dissociation curve and is highly powerful in studying the effect of factor like the PCO2, है ना, hydrogen ion concentration on the binding site of O2 hemoglobin in the alveoli where there is क्या होगा, ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा, CO2 का अमाउंट कम होगा, एस पॉजिटिव आयन कम होगा, एंड द लोअर टेम्परेचर होगा। अगर हमारे पास लोअर टेम्परेचर होगा तो जो कर्व बनेगा लेफ्ट साइड शिफ्टेड बनेगा, ठीक है ना। और जो राइट साइड में शिफ्टेड बनेगा वो कहाँ बनेगा, तुम्हारे पास टिश्यू के पास बनेगा। एंड द फैक्टर आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। वेयर इज द टिश्यू, टिश्यू में क्या चाहिए, ऑक्सीजन अमाउंट कम, CO2 का अमाउंट ज़्यादा, एच पॉजिटिव आयन ज़्यादा, एंड द टेम्परेचर इज व्हाट, हाई चाहिए। These conditions are favorable for dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin. This clearly indicate that the oxygen gets bound to the hemoglobin, है ना, ऑक्सीजन किससे बाइंड करेगा, हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा, इन द लंग सरफेस एंड गेट द डिसोसिएट एट द टिश्यू लेवल। अब यहाँ पर बोलते हैं कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 5 ml ऑफ O2 टिश्यू अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ओके, ठीक है। ऐसे तो मेरे पास CO2 की बात करूंगा, तो CO2 में क्या होता है, CO2 जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया तो कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन में आता है, डी कार्बो, ध्यान रखना, कार्बोक्सी अमीनोग्लोबिन में होता है, कार्बोक्सी आएगा, ध्यान रखना किसके साथ, CO के साथ आएगा, पर यहाँ पर कार्बा अमीनो जो आएगा वो CO2 के साथ आएगा 25%। दिस बाइंडिंग कैन बी रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ध्यान रखना, PO2 is pressure is major factor could be affect the binding। When the PCO2 is high, the PO2 is low in the tissues, the more binding of carbon dioxide occurs where the PCO2 is low। ध्यान रखना क्या होगा, PCO2 is low, PO2 is high in alveoli। Dissociation of the CO2 from the carbon amino hemoglobin take place, ठीक है। अब CO2 which is bound to hemoglobin from the tissue is delivered at the alveoli। RBC contain very high concentration of enzyme that is called what, क्या, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। RBC contain, ध्यान रखना कौन, RBC contain a very high concentration of the enzyme carbonic anhydrase and minute quantity of the same present in the plasma। प्लाज्मा में कम रहता है और कहाँ पर ज़्यादा रहता है, अंदर। तो ध्यान रखना जैसे क्या होता है, CO2 जाता है तो H2O किसके साथ मिलके, CO2 के साथ मिलके क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन डायरेक्शन, और बाई डायरेक्शनल रिएक्शन होती है। तो CO प्लस H2 कार्बोनिक एनहाइड्रेट H2CO3 बनाता है, अगेन इस पे काम करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट, तो उसको तोड़ता है HCO3 और H पॉजिटिव आयन। अब ये RBC के अंदर बन गया है HCO3, ठीक है ना, होगा क्या, HCO3 बाहर जाएगा, ठीक है, और क्लोराइड आयन अंदर आएगा। The CO2 diffuse into the blood, RBC, plasma and form HCO3 and H positive ion at the alveolar site where the PCO2 is low।
The reaction proceeds in the opposite direction, leading the formation of CO2 plus H2O. Thus, CO2 trapped as a bicarbonate at the tissue level and transport to the alveoli is released out and CO2. Every 100 ml deoxygenated क्या deoxygenated blood deliver कितना 4 ml एक of CO2 टू द एल्बुलाई, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना था तुम्हारे पास 100 ml 5 ml ऑफ O2 था। ध्यान रखना एक चीज़, ठीक है। अब मैं रेगुलेशन की बात करूँ तो रेगुलेशन में ही हमारे पास जो ब्रेन होता है, ब्रेन तुमको पढ़ना पड़ेगा बेटा। तो ह्यूमन बीइंग हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन द मॉडरेट द रेस्पिरेटरी सिस्टम टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यूज। दिस इज डन बाय द नेचुरल न्यूरल सिस्टम। कौन करता है? न्यूरल सिस्टम। स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन। कहाँ पर? मेडुलर रीजन। मेडुलर किसका पार्ट है? मेडुलर हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन। कहाँ पर प्रेजेंट है? मेडुलर पर प्रेजेंट है। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स। पोन्स किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है ना। जहाँ पर रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड अ न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द function of respiratory rhythmic center. Is it clear? The neural signal from the center can reduce the duration of inspiration. ध्यान रखना, कौन? मेडुला क्या करता है? रिड्यूस करता है किसको? इंस्पिरेशन, इनहेलेशन को। और क्या करेगा? इंक्रीज करेगा एक्सहेलेशन। द न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर इज व्हाट है ना, रिदमिक सेंटर से reduce the duration of inspiration, alter the respiration rate. A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythmic center. Rhythmic center कौन सा था? मेडुला। मेडुला के जस्ट सामने की तरफ। Where the highly sensitive CO2 and hydrogen ion increase in the substance can activate this center, which turn can signal the rhythm center to make the necessary adjustment in the respective process. By these substances can be eliminated रिसेप्टर एसोसिएटेड विथ आयोटिक आर्च एंड कैरोटिक आर्टरी। कहाँ पर बेटा? आयोटिक आर्ट और कैरोटिड आर्टरी कैन रिकॉग्नाइज द चेंजेस इन द CO2 एंड H पॉजिटिव आयन। जैसे ही देखते हैं कि भाई बॉडी में CO2 और H पॉजिटिव आयन बढ़ गया, ये तुरंत सिग्नल देगा रिदमिक सेंटर को और वो बोलेगा भाई तुरंत क्या करो, एक्सपायरेशन बढ़ाओ, ठीक है ना। सेंड सिग्नल टू दी रिदमिक सेंटर टू remedial action. The role of oxygen in the regulation of the respiratory rhythmic is quite क्या हो जाता है? सिग्निफिकेंट हो जाता है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चलने लगती है। डिसऑर्डर की बात करें तो हमारे पास अस्थमा, एम्फाइसीमा और तुम्हारे पास क्या? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। अगर मैं बात करूँ तो अस्थमा क्या है? अस्थमा इज द डिफिकल्ट इन अ ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल नॉट एल्वुलाई। तो ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल में क्या हो जाना? इन्फ्लेमेशन हो जाना। दूसरा हमारे पास क्या होता है? एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा सिगरेट, धुआं इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच द एल्वुलर वॉल क्या हो जाती है? डैमेज होती है ड्यू टू द रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज एंड सरफेस ऑफ द मेजर कॉजिंग ऑफ थिंकिंग। दिस इज कॉल्ड सिगरेट स्मोकिंग। यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ होती है क्या? सर तुम लोग पढ़ोगे 12th में जाके अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन पढ़ोगे। और मैंने एक और चीज़ की पढ़ा था कि लंग्स में हमारे पास क्या होता है? फ्लूइड होता है जो क्या करता है? सरफेस एरिया को मेंटेन करता है, सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो अल्फा वन ट्रिप्सिन की कमी के कारण ये एम्फाइसीमा होता है। और दूसरी चीज़ फ्लूइड हमारे पास वैसे ही इफेक्ट हो जाता है। यहाँ पर एक लेसिथिन फ्लूइड होता है जो फॉस्फोलिपिड होता है, DPP डायपॉल्मिटाइल लेसिथ ऐसा कुछ करके एक हमारे पास क्या होता है? फॉस्फोलिपिड होता है। Occupational ORD in a certain industries, especially those involving grinding or stone breaking, so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation. The long exposure can give rise to inflammation leading the fibrosis. ध्यान रखना, क्वेश्चन आया था fibrosis, that is called what? Proliferation of fibrous tissue, है ना, and causing the serious lung damage. Worker in सच इंडस्ट्रीज वेयर द प्रोटेक्टिव मास्क पहनेंगे तो समझ गए। एक और तुम्हारे पास इसी में आता है सिलिकोसिस, सिलिका से होने वाला। हमारे पास एक और आता है, ध्यान रखना, न्यूमोनिया, जो बैक्टीरिया वायरस फंगस सबसे हो सकता है।
निमोनिया। ध्यान रखना, 12th में पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है। ये उसकी समरी है, ये उसके क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द PO2 एंड PCO2 एटमॉस्फेयर एयर कंपेयर्ड डोज इन द एल्गोरा। एल्गोरा में क्या चाहिए कि अगर हमको, सिंपल सी बात है, व्हाट विल बी द PO2 एंड PCO2 इन एटमॉस्फेरिक एयर कंपेयर टू इन दी, तो कंपेयर टू में हमारे पास क्या, एटमॉस्फेयर एयर में जाओगे तो CO2 क्या होती है हमारे पास, कम होती है, और O2 का प्रेशर ज़्यादा होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है।